हे हर एवरीवन, दिस इज गिरीश तिवारी। और अब हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंट फोर्स। जैसे कि लॉरेंट फोर्स हम जानते हैं कि एक स्टैटिक चार्ज वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, पर वो जब मूव करना स्टार्ट करता है तो वो एक करंट को कंस्टिट्यूट करता है और करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे इसके पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि करंट अगर ऊपर की तरफ चल रहा है तो उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर फॉर्म में सेटअप हो गए थे। या फिर इसको मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो इस कंसेंट्रिक सर्कल्स की जो डायरेक्शन थी वो एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो जब करंट अपवर्ड होगा तो जो कंसेंट्रिक सर्कल की डायरेक्शन है कंसेंट्रिक सर्कल्स की वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, नहीं तो ये क्लॉकवाइज होगी व्हेनेवर करंट फ्लोइंग फ्रॉम अपर टू लोअर मीन्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। चलिए अब चलते हैं तो लॉरेंट फोर्स क्या है। एक चार्ज जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से घिरा हुआ होता है तब उस पर एक बल लगता है और ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट फोर्स कहते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है Fe जो होता है वो Q टाइम्स E होता है और हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा Fm इक्वल जो होता है वो Q भी क्रॉस भी होता है। ध्यान देना कि क्रॉस भी का अर्थ ये है कि यहाँ पर इसे हमें पिक्चराइज करवाएं। ये देखिए क्रॉस का अर्थ है कि जो आपके भी और कैपिटल बी है ये आपस में मैग्नेट तब होंगे जब परपेंडिकुलर जी हम चीज़ें लगा सकते हैं। या क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने रोटेशनल मोशन में जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम आपने जिस तरह देखा था कि आप क्या अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी है एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है तो दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर? एंड इफ द चार्ज पार्टिकल moves with negative velocity means opposite to the original velocity, then the force is directed downward। तो ये फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो नीचे की तरफ हो जाती है। यहाँ पर ऐसे ही दिखाया गया है, यहाँ पर आपके मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी है। अब इनके बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो सबसे मैग्नेटिक फोर्स इस पर महसूस होगा। तो ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन है। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज के लिए दिखाया गया है। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जिसको इस एरिया को क्रॉस कर रहा है और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो हम देखते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं एंगल पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वहाँ पर एंगल का कोई योगदान नहीं है। ये इसकी खास एक पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होने की एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है कि जब तक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तभी तक Fm मौजूद रहेगा, अन्यथा अगर v इक्वल 0 तो अभी आप देखते हैं इन दोनों को आप जब हम करते हैं ऐड कर लेते हैं तो वी गेट द लॉरेंट फोर्स F is equal to Fe plus Fm is equal to QE plus Q V cross B means Q vector E plus vector V cross vector B in vector form because both the electric field and magnetic field are vector quantities and velocities also. So F is equal to Q E plus vector E cross vector B. This is the equation of the Lorentz force. We can analyze by seeing this equation. यहाँ पर कुछ शर्तें हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, चार्ज पार्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, v इक्वल 0 हम कर दें, इसका मतलब ये सारी क्वांटिटी मिलकर 0 हुए और बचेगा सिर्फ F इज इक्वल टू Q इंटू E और जो एक स्टैटिक चार्ज के कारण बल लगता है वो उससे P है।
एक स्टैटिक चार्ज जिस पे स्थिर है, नो वेलोसिटी, तो ये चीज़ होता है जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चीज़ों को बिल्कुल बरकरार रखेगा। हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी है। जब इनके बीच एंगल 90 डिग्री होगा तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। अब जैसे से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम v के पैरेलल कर ले जाएं इस तरीके से, यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल 0 हो जाएगा। वास्तव में जो F मैग्नेटिक फोर्स है Fm इक्वल, उसे हम Q v साइन थीटा कह सकते हैं, जो हमारे पास Q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v के ही जैसा है। तो यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास जो F मैग्नेटिक फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। सो टू अटेन द हायर मैग्नेटिक फोर्स we must balance that the direction of the velocity must be perpendicular to the magnetic field। ठीक है, अगर इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम यहाँ से जाकर रिवर्स करा दें, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को हम ऐसे कर दें, यहाँ से ले जाकर के ये कर दें, मैग्नेटिक फील्ड यही है, कोई बात नहीं, तो फोर्स बिल्कुल उसके जस्ट अपर डायरेक्शन में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे पिक्चराइज किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक, सो वी हैव करंट I इज इक्वल टू NQAVD, वी नो वेल, चैप्टर 3 में हमने देखा था। तो यहाँ से हम जो है ये चीज़ें हम इसको इकट्ठा कर लेंगे तो हम पाते हैं कि F इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास NAVD और इंटू Q, इसको एक तरफ कर लेते हैं क्रॉस B। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हमारे करंट I हो गई। सो F इज इक्वल टू करंट I L क्रॉस B। इसका मतलब ये है, ये बात जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी लेंथ और करंट डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो F इज IL B साइन थीटा। यहाँ से एक बार हम फिर से अगर देखें, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल क्या आता है, F अपॉन IL साइन थीटा। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू F अपॉन I इंटू L, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 1 न्यूटन फोर्स के बराबर तब होगा, मैग्नेटिक फील्ड B 1 टेस्ला वास्तव में क्या है, 1 न्यूटन के बराबर है, जब एक कंडक्टर को जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड B के परपेंडिकुलरली जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तब जो है उस पर एक 1 न्यूटन का बल लगता है। यहाँ पर भी जो है हम मैग्नेटिक फील्ड B, और जैसे हमने इसके पहले कैपिटल B इज इक्वल टू F/Q ही करवाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी से भी कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही जनरल इक्वेशन आया है, इस पर क्वेश्चंस बहुत बेस्ड होते हैं। F इक्वल IL साइन थीटा। ठीक है, अब इसके आगे के टॉपिक्स में हम बात करेंगे कि जब एक चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या होता है। तो इस अवधारणा से, इस कंसेप्ट से हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वास्तव में क्या होता है। चलिए, हमारे पास लॉरेंट फोर्स F इक्वल Q V क्रॉस B R इक्वल टू Q V B साइन थीटा with charge particle if actually moving making this perpendicular to the magnetic field capital B, then here magnetic field capital B is equal to F upon Q V sin theta। if theta is equal to 90 डिग्री
तो कैपिटल P इज इक्वल टू F अपॉन क्यू भी। नाउ इफ Q is equal to 1 coulomb and the speed of velocity v is equal to 1 meter per second, then magnetic field is the force. Magnetic field is the force when a unit charge moves with velocity 1 meter per second, making perpendicular to the magnetic field capital B. Then the amount of magnetic field will be 1 Tesla. The unit of magnetic field is Tesla. A scientist named Nikola Tesla, on the honor of his name, its unit is Tesla. तो 1 Tesla इक्वल क्या होगा 1 न्यूटन। यहाँ पे इसकी जो यूनिट हम निकालेंगे वो न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड आपका ऊपर चला जाएगा, ये न्यूटन सेकेंड बाय कूलम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला तब होगा कि जब एक यूनिट चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अभिलंब जो है वो उसकी अभिलंब जो है वो मूव करे, तब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। हम इसको न्यूटन में कर रहे हैं कि वास्तव में एक बल है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज कहते हो, तो फोर्स कहते हो ना, ऐसे ही आपका ये भी। इसमें अंतर ये है कि चार्ज वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर हमें तय है। टेस्ला जो है, टेस्ला का छोटा यूनिट भी होता है 1 टेस्ला इक्वल आपका 10 पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इक्वल 10 पावर 4 गॉस और 1 गॉस इक्वल 10 रेज़ पावर माइनस 4 टेस्ला। So this is the interpretation of the magnetic field कैपिटल B। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B को एक और रूप में देखना चाहेंगे। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड B? कि एक कंसेप्ट है, और जो कंसेप्ट आपका है वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इस चीज में देखेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और उसमें से नंबर ऑफ चार्जेस हो रहे हैं इन कंडक्टर चार्ज कैरियर्स का। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है चार्ज कैरियर। और चलिए मानते हैं, तो इस पर जब एक फील्ड में इसे रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी में रखा गया है कंडक्टर, तो उस पर एक बल लगता है, ना कि ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये बल दे रहा है। नहीं, ये चैप्टर जो टॉपिक है वो है कि ये जब एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है तो इस पर बल, इस पर फोर्स कितना है। चलिए इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। दिस इज वन कंडक्टर एंड इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B and length of this conductor is L. This is the cross section area A. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। सो जब किसी फील्ड में रखा जाता है तो चार्जेस अपने उस बिना फील्ड वाले के जैसा नहीं मूव करते हैं, बल्कि उसमें एक स्पेशल एक डायरेक्शन होती है और चार्जेस ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो जो चार्ज मूव करेंगे वास्तव में ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इसके पहले वाले में। तो यहाँ पर हम देखेंगे इफ n इज द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्जेस हैं, तो हम नंबर ऑफ चार्जेस कह सकते हैं वो n इंटू
वॉल्यूम। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि चलिए चार्ज आपका क्यू है तो क्यू रहने दीजिए, ये केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ चार्जेस है पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए आयतन, वो एरिया इंटू लेंथ, एरिया हमारा ए हुआ और एल, तो इसे हम कह सकते हैं कि एन ए एल इंटू क्यू। दीज आर सच इलेक्ट्रिक चार्जेस that flowing through this cross section area of this conductor of length L, and they are drifted by velocity Vd because they have been kept in magnetic field capital P. So we have a Lorentz force F is equal to Q vector V cross vector P, but we can replace V by Vd from this condition. And what is the total number of the charges that going through this period balloon? So we can put this value as force F equal